हेलो स्टूडेंट, कैसे हो? उम्मीद करते हैं सब ठीक होंगे। ठीक है। तो 11th क्लास का हम जो चैप्टर कर रहे थे बाइनोमियल थ्योरम, ठीक है, उसके अंदर हमने कुछ बेसिक्स पढ़ा था बाइनोमियल के बारे में। ठीक है, कि बाइनोमियल कैसे बनती है और कुछ NC1 NC0 NC2 इसके बारे में कुछ बेसिक क्वेश्चन किए थे। ठीक है। और हमने बाइनोमियल लिखना आ गए थे कि बाइनोमियल को कैसे लिखते हैं। ठीक है। उसके बाद हम आ गए थे जनरल टर्म के अंदर। ठीक है। हमने जनरल टर्म कैसे लिखी थी, जैसे इसी की ये कोई बाइनोमियल है। ठीक है। बाइनोमियल एक्सपेंशन है किसका? x+1 x+y की पावर n का। ठीक है। तो x+y की पावर n का एक बार दोबारा रिकॉल करवा देते हैं। NC0 x की पावर n-0 y की पावर 0 प्लस NC1 x की पावर n-1 y की पावर 1 प्लस NC2 x की पावर n-2 y की पावर 2 एंड सो ऑन, एंड लास्ट टर्म क्या होगी? NCn x की पावर 0 y की पावर n। तो इसी के लिए हम जो जनरल टर्म लिख रहे थे, ठीक है, जो हम जनरल टर्म लिख रहे थे किसके लिए? कोई भी आर था उसके लिए लिख रहे थे। ठीक है। तो जनरल टर्म क्या बन रही थी? TR+1। ठीक है। क्योंकि यहाँ से जैसे देखेंगे आर की वैल्यू अगर 2 लेते हैं तो ये टर्म कौन सी बनती है? 1 2 3। ठीक है, ये पहले आपको बता दिया गया है। तो ये R+1 क्या बन जाएगी? जहाँ पे भी 2 है वहाँ पे क्या पुट कर दो? R पुट कर दो। तो ये क्या बन जाएगी? NCR x की पावर n-r y की पावर r। ये हमारी क्या बन गई थी? जनरल टर्म बन गई थी। ठीक है। इस रिलेटेड क्वेश्चन करने थे इस क्लास के अंदर। ठीक है, जो अभी हम करेंगे। लेकिन उससे पहले जैसे NCERT बुक के अंदर 11th क्लास की जो NCERT बुक है उसके अंदर एक दो क्वेश्चन और दे रखे हैं, उनके ऊपर जो बेसिक है बाइनोमियल थ्योरम के ऊपर एक बार वो कर लेते हैं, 2 दिन क्वेश्चन। उसके बाद हम जनरल टर्म से रिलेटेड क्वेश्चन करेंगे। ठीक है। एक बात और बता देते हैं, ये देखो हमारी जो जनरल टर्म, एक बार यहाँ पे लिख देता हूँ मैं। TR+1 इज इक्वल टू NCR x की पावर n-r और y की पावर r। ये 2 लिख दिया था कि यहाँ पे y की पावर r आएगा। ठीक है, ये हमारी क्या थी? जनरल टर्म थी। ठीक है। अब क्या करते हैं कि जो बुक के अंदर है ये देखो NC0 NC1, ठीक है, NC2 NC3 सभी का क्या हो रहा है? एडिशन हो रहा है। ठीक है। तो हम इसको ऐसे भी लिख सकते हैं x+y की पावर n समेसन ऑफ, ठीक है, किसका करना है? देखो r इज इक्वल टू 0, कहाँ तक? n तक। कहाँ से स्टार्ट हो रहा है? 0 से स्टार्ट हो रहा है। NCR x की पावर n-r y की पावर r। ये फिर चाहे किसी भी टर्म तक जाए, r की वैल्यू 0 से स्टार्ट होगी और कहाँ तक जाएगी? n तक जाएगी। ठीक है। चाहे फिर वो 3 हो 4 हो कोई भी टर्म हो। तो इससे रिलेटेड एक क्वेश्चन है, पहले वो करवा देते हैं। जैसे उसके अंदर एक क्वेश्चन है NCERT के अंदर, इस चीज़ को ध्यान रखो कि समेशन करना है, कुछ नहीं करना है। NCR वही है जनरल फॉर्म वाला। तो एक NCERT का हमारा एक क्वेश्चन है जिसके अंदर लिखा हुआ है, क्वेश्चन है वो NCERT वाला, समेशन ऑफ r इज इक्वल टू 0 n 3 की पावर r NC r इज इक्वल टू 4 की पावर n। ये हमें शो करके दिखाना है। लेफ्ट हैंड साइड इज इक्वल टू राइट हैंड साइड करके दिखानी है। ठीक है। इसके लिए अब हम क्या करेंगे? ये अभी बताया था हमने, समेशन है, ये भी क्या एक तरीके से बाइनोमियल एक्सपेंशन ही है। ठीक है। तो हम क्या करते हैं, पहले राइट हैंड साइड को सॉल्व करते हैं। राइट हैंड साइड क्या है? 4 की पावर n है। इसको ऐसे लिख सकते हैं 1 + 3 की पावर n, ऐसा लिख सकते हैं ना। अब 1 + 3 की पावर n, इसके ऊपर बाइनोमियल एक्सपेंशन लगा दो। इसके ऊपर लगाओगे तो क्या बन जाएगा? NC0। ओके, NC0 1 की पावर n इंटू, अब देखो 3 की पावर कितनी बन जाएगी? 0 प्लस NC1 1 की पावर क्या बन जाएगी? n-r, और 3 की पावर क्या बन जाएगी? 1, सॉरी n-1, और 3 की पावर भी क्या बन जाएगी? 1। फिर नेक्स्ट टर्म क्या बन जाएगी? NC2 1 की पावर क्या बन जाएगी? n-2, और 3 का क्या बन जाएगा? स्क्वायर। और ये कहाँ तक जाएगी? NCn
1 की पावर 0 बन जाएगी और 3 की पावर क्या बन जाएगी, n बन जाएगी। पिछले जो अभी मैंने बताया था बाइनोमियल एक्सपेंशन में, अभी इसको क्या है, इसको आप किसके अंदर लिख दो, समेशन में लिख दो, सभी का सम ही तो हो रहा है, ठीक है। तो इसको कैसे लिख सकते हैं, समेशन ऑफ, देखो यहाँ पे 1 की पावर n है, 1 की पावर n माइनस 1 है, 1 की पावर n माइनस 2 है, तो 1 की पावर समथिंग हमेशा क्या आएगा, 1 आएगा, तो इसको लिखने की ज़रूरत नहीं है। अब इसको लिखते हैं 3 को, 3 की पावर कहाँ से स्टार्ट हो रही है, 0 से लेके 1 2 और कहाँ तक लास्ट तक जा रही है, 3 की पावर n तक जा रही है, तो 3 की पावर क्या लिख देते हैं, r, और r कहाँ से स्टार्ट हो रहा है, 0 से लेके n तक, ओके। अब n c 0, तो इसको क्या लिख सकते हैं, n c r लिख सकते हैं ना, क्योंकि n 0 r की वैल्यू कहाँ से कहाँ तक जा रही है, 0 से लेके लास्ट n तक जा रही है, तो जनरल टर्म में जैसे लिखते हैं r लिख सकते हैं, यहाँ भी r की वैल्यू 0 से n तक चली जाएगी, और यही हमारी क्या है, लेफ्ट हैंड साइड। कितना ईजी क्वेश्चन है, कुछ नहीं है इस क्वेश्चन के अंदर, जो पीछे बताया था कि बाइनोमियल एक्सपेंशन दे रखा है, उसको किसमें, समेशन की टर्म में लिखना है, बाइनोमियल कोफिशिएंट है और जो वेरिएबल है उनका क्या करना है, सम करके लिखना है। आ गया ये क्वेश्चन समझ। अब नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं। ये 2-3 क्वेश्चन जो है ये एनसीईआरटी के क्वेश्चन है, एक बार करवा देता हूँ आपको अच्छे से। यूजिंग बाइनोमियल थ्योरम इवेलुएट, क्वेश्चन क्या है, यूजिंग बाइनोमियल थ्योरम इवेलुएट 99 की पावर 5। अब इसको अगर वैसे विदाउट बाइनोमियल थ्योरम करते हैं तो क्या करो, इसको 99 को 5 टाइम मल्टीप्लाई कर दो, वहाँ से सॉल्यूशन आ जाएगा, लेकिन हमें किससे करना है, बाइनोमियल से करना है, ओके। तो बाइनोमियल से करने से पहले तो सबसे पहले इसको क्या करेंगे, बाइनोमियल एक्सपेंशन में लिखेंगे, क्योंकि ये तो सिर्फ सिंगल टर्म है, और बाइनोमियल एक्सपेंशन में लिखने के लिए इसको कैसे लिखेंगे, 99 की पावर 5, इसको कैसे लिखेंगे, 100 माइनस 1 लिख सकता हूँ मैं 99 को, और इसकी पावर 5, ये बन गया हमारा बाइनोमियल। 2 टर्म है, दोनों डिफरेंट है। अब इसको क्या करते हैं, आगे सॉल्व करते हैं। तो इसके ऊपर बाइनोमियल एक्सपेंशन लगाओ, कहाँ से स्टार्ट होता है, NC0, तो यहाँ से n की वैल्यू क्या है, 5 है, तो 5C0, ओके। फिर क्या आता है, यहाँ पे x आता है, यहाँ पे y आता है, हमारा क्या आता है, x प्लस वाई। अब देखो यहाँ पे माइनस है, तो ये बता दिया था मैंने कि आपको इसको पूरे को क्या मानना है, y मानना है, और बीच में प्लस का साइन मान लो। इसका मतलब ये क्या बन गया, 100 प्लस 1 और इस कंप्लीट पावर होल 5। आ गए समझ, तो ये x बन गया, ये y बन गया। तो इसको कैसे लिखेंगे अब, x की पावर n 100 की पावर 5 लिखेंगे यही, ओके। देन प्लस 5C1, 100 की पावर कितनी आ जाएगी, 4, और माइनस 1 की पावर कितनी आ जाएगी, 1। नेक्स्ट में क्या लिखेंगे, 5C2, 100 की पावर कितनी आ जाएगी, 3, और माइनस 1 की पावर क्या आ जाएगी, 2। नेक्स्ट में क्या लिखेंगे, 5C3, 100 की पावर कितनी आ जाएगी, 4, 5 4 3 2 आएगी यहाँ पे, ओके। और माइनस 1 की पावर कितनी आ जाएगी, 3। हमें क्या ध्यान रखना है बाइनोमियल में, इन दोनों की जो पावर है वो n के इक्वल होनी चाहिए, ये बताया था, तो 3 इंपॉर्टेंट रिजल्ट बताए थे उसके अंदर, ठीक है। और टर्म भी कितनी होगी, 5, यहाँ पावर क्या है 5, तो टर्म कितनी होगी, टोटल हमारी 6 होगी, 1 2 3 4 5 और 6, 2 टर्म और लिखी जाएगी, तो ये क्या बन जाएगी, 5C4, 100 की पावर 1 और माइनस 1 की पावर 4, और लास्ट टर्म क्या बनेगी, 5C5, 100 की पावर 0 और माइनस 1 की पावर 5।
इसको सोल्व कर लो। सोल्व करेंगे तो यहाँ से क्या बन जाएगा, मैं इसको ऊपर लिख देता हूँ, नीचे साइड दिखाई नहीं देगा। तो ये 5C0 क्या बन जाएगा, 1 बन जाएगा। तो 100 की पावर यहाँ से कितनी आ जाएगी, 5 आ जाएगी। यहाँ देखो -1 की पावर, तो ये माइनस बन जाएगा। 5C1 की वैल्यू कितनी आएगी, 5 आएगी। 5 इंटू 100 की पावर कितनी बन जाएगी यहाँ पे, 4। नेक्स्ट वाला प्लस का आएगा। 5C2 की वैल्यू क्या आएगी, बताया था ऊपर न्यूमरेटर में कितनी टर्म आएगी, 5C2 है तो न्यूमरेटर में कितनी टर्म आएगी, 2 टर्म आएगी। किसकी वैल्यू बता रहे हैं, 5C2 की वैल्यू। तो न्यूमरेटर में कितनी टर्म आएगी, 5 इंटू 4 डिवाइडेड बाई 2 इंटू 1, 2, और ये कितना आ गया, 10 आ गया। ओके, तो क्या बन जाएगा, 10 इंटू 100 का क्यूब। नेक्स्ट माइनस का बन जाएगा, क्योंकि -1 की पावर क्या है, 3 है। 5C3 और 5C2 की वैल्यू सेम आती है, तो क्या बन जाएगा, 10 इंटू 100 का स्क्वायर प्लस 5C4 की वैल्यू क्या आएगी, 5C1 के इक्वल आएगी, और वो क्या आएगी, 5 इंटू 100, और लास्ट वाली टर्म क्या बनेगी, प्लस 5C5 की वैल्यू क्या बनेगी, 1। 100 की पावर 0 क्या बन जाएगा, 1, और -1 की पावर तो क्या बन जाएगा, -1। ओके, इसको सॉल्व कर लेना, क्योंकि यहाँ पे अभी कैलकुलेट करेंगे तो थोड़ा टाइम लगेगा। इसकी वैल्यू क्या आएगी, 9509900499, सॉरी 00499। ओके, ये एनसीईआरटी का क्वेश्चन है और इसको सोल्व करके दिखाना है, क्योंकि ये ऐसा क्वेश्चन ऑब्जेक्टिव में तो आएगा नहीं इतनी बड़ी कैलकुलेशन के लिए। ठीक है, तो या 2 या 3 मार्क्स में आएगा, तो उसको पूरा सोल्व करके दिखाना है। ओके, ये सारे बाइनोमियल से रिलेटेड क्वेश्चन हैं, बाइनोमियल एक्सपेंस है। इसके बाद हम जनरल टर्म के क्वेश्चन स्टार्ट करेंगे। उसके बाद एक और क्वेश्चन है, विच वन इज लार्जर। क्वेश्चन देखा हुआ है एनसीईआरटी के अंदर। ठीक है, विच इज लार्जर, 1.1 की पावर 10,000 और 1,000। इसमें से हमें ये बताना है कि कौन सा बड़ा है और कौन सा छोटा है। बड़ा है तो क्यों बड़ा है। ठीक है, तो उसके लिए भी हम क्या करेंगे, बाइनोमियल से रिलेटेड क्वेश्चन कर रहे हैं तो बाइनोमियल थ्योरम को ही लगा के करेंगे। अब देखो, इसको देखो, 1.1 की पावर 10,000 है ये। इसको ऐसे लिख सकते हैं कि 1 प्लस 0.1 और इस पूरे की पावर 10,000। ये हमारा क्या बन गया, बाइनोमियल बन गया। बाइनोमियल बन गया ना। अब इसको क्या करो, एक्सपेंड कर दो। तो इसके लिए फिर वही सेम NC0, तो n की वैल्यू कितनी होगी इस बार, 10,000। ओके, C0, 1 की वैल्यू जो भी आएगी, 1 की पावर से जितनी भी पावर आएगी वो 1 बन जाएगा, और 0.1 की पावर 0 आएगी तो वो 1 बन जाएगा। ओके, तो ये इतना ही लिख देते हैं। नेक्स्ट वाला 10,000 C1। अब देखो, 1 की पावर कितना भी लिखो 1 ही आएगा, और इसकी पावर 0.1 की पावर क्या बन जाएगा, 1 बन जाएगा। ओके, नेक्स्ट में 10,000 C2 इंटू 0.1 का क्या बन जाएगा, स्क्वायर बन जाएगा, प्लस नेक्स्ट टर्म क्या बन जाएगी, 10,000 C3 इंटू 0.1 का क्या बन जाएगा, क्यूब बन जाएगा। 1 वाली टर्म नहीं लिख रहे हैं हम यहाँ पे, इस चीज़ का ध्यान रखना, क्योंकि 1 की पावर कितना भी लिखो 1 ही आएगा। अब देखो, इसकी वैल्यू क्या आएगी, 10,000 C0 की वैल्यू क्या आएगी, 1 आएगी, क्योंकि NC0 की वैल्यू क्या होती है, 1 होती है, और NCN की वैल्यू भी क्या होती है, 1 होती है। अब NC1 की वैल्यू कितनी होगी, n आएगी, तो ये कितनी बन जाएगी, 10,000 बन जाएगी, इंटू 0.1 प्लस इसकी वैल्यू देखो 10,000,
इसमें NC2 का ये NC2 का फॉर्मूला लगा देंगे, ठीक है। उसको जो भी फॉर्मूला लगाएंगे इसकी वैल्यू कैसी आएगी ये बताओ पहले मेरे को, पॉजिटिव आएगी या नेगेटिव आएगी? हमेशा पॉजिटिव आती है तो ये पॉजिटिव आएगी ये वैल्यू। और 0.1 का स्क्वायर भी क्या आएगा? पॉजिटिव आएगा, कोई नेगेटिव तो नहीं आएगा, पॉइंट के अंदर आएगा लेकिन क्या आएगा? पॉजिटिव आएगा। सेम कंडीशन इसके अंदर भी है कि ये वैल्यू भी पॉजिटिव आएगी और ये भी वैल्यू पॉजिटिव आएगी। तो मैं इसके आगे लिख दूँ सम पॉजिटिव वैल्यू, लिख सकता हूँ ना, कि जो भी आगे आएगा कुछ पॉजिटिव वैल्यू आएगी। इसको सोल्व करो, ये 1 प्लस ये कितना बन गया? 10,000 को 0.1 से मल्टीप्लाई करेंगे तो 1000 बन गया, प्लस सम पॉजिटिव वैल्यूज़ 1001 प्लस सम पॉजिटिव वैल्यूज़। अभी क्या बन गया? 1001 बन गया है ना, प्लस इसके अंदर क्या आएगी? कुछ पॉजिटिव वैल्यू भी ऐड हो जाएगी, चाहे वो कितनी भी पॉजिटिव वैल्यू ऐड हो, डेसिमल के अंदर ऐड होगी, लेकिन वो क्या होगी? पॉजिटिव वैल्यू ऐड होगी। अब हमें क्या पूछा है कि ये बड़ा है या ये वाला बड़ा है? अब इसकी वैल्यू तो हमें पता है 1000 है, लेकिन इसकी वैल्यू कितनी आएगी? 1001 प्लस समथिंग आएगा, तो विच वन इज ग्रेटर? ठीक है, 1000 क्या है? छोटा है इसके कंपैरिजन के अंदर। ओके, अब नेक्स्ट क्वेश्चन करवाते हैं। क्वेश्चन के अंदर कुछ नहीं था, थोड़ा सा कैलकुलेशन था। +1 के जो भी बच्चे हैं जो इस चैनल को फॉलो करते हैं, वो एक बात का ध्यान रखना कि आपके जो भी लेक्चर होंगे, एक तो लेक्चर को कंटिन्यूस देखना है, जितने भी लेक्चर हो, लेक्चर 1 2 3 कंटिन्यूस देखना है। दूसरी बात यह है कि आपके जितने भी लेक्चर हो 11th क्लास वाली प्लेलिस्ट में मिल जाएंगे। चैनल के अंदर जाओगे, प्लेलिस्ट ओपन करोगे, वहाँ से 11th क्लास की जो प्लेलिस्ट है उसके अंदर आपके सारे चैप्टर जितने भी हैं या जितने भी लेक्चर है वो सीरियल वाइज मिल जाएंगे आपको। ओके, नेक्स्ट करते हैं। नेक्स्ट एक और क्वेश्चन है, NCERT का ही क्वेश्चन है, अच्छा क्वेश्चन था। सो दैट 9 की पावर n+1 minus 8n minus 9 is always divisible by 64। ठीक है, क्या पूछा गया है? वेयर n इज ए पॉजिटिव इंटीजर, कि जो ये हमारा टर्म है वो हमेशा क्या होगा? 64 से डिविजिबल होगा। अब इसके अंदर हम बाइनोमियल कैसे लगाएं? तो हमें क्वेश्चन को अच्छे से देखना है, कि क्वेश्चन से ही हमें हिंट मिलता है। जितना क्वेश्चन को अच्छे से पढ़ोगे या जितनी बार भी पढ़ोगे, हमेशा उनसे कोई ना कोई एक नई बात निकल के आती है कि ये दे रखा है तो इसका मतलब क्या है, पहले वो निकालो कि सिर्फ यही दे रखा है, अब इसको बाइनोमियल में कैसे कन्वर्ट करना है, क्योंकि बाइनोमियल से रिलेटेड क्वेश्चन कर रहे हैं तो इसको बाइनोमियल में कैसे कन्वर्ट करेंगे, तो इस चीज़ का ध्यान रखो कि वो कैसे करना है। देखो, अगर मैं ऐसे लिख दूँ 9 की पावर मुझे क्या चाहिए? n+1। ओके, सिर्फ इससे रिलेटेड बात कर लेते हैं। और इसको ऐसे लिख सकता हूँ 1 + 8 की पावर n+1 लिख सकते हैं 9 को। ये क्या बन गया? बाइनोमियल बन गया। इसके ऊपर बाइनोमियल थ्योरम लगा दो, लगाएं तो हमारी बाइनोमियल थ्योरम क्या कहती है? n, इस बार n नहीं है हमारा, इस चीज़ का ध्यान रखना, हमारा क्या है? n+1। ठीक है, तो n+1 C0 और 1 की पावर समथिंग आएगा, 1 ही आएगा, 8 की पावर 0 1 आएगा। ओके, तो फर्स्ट टर्म यही बनेगी सिर्फ। सेकंड वाली क्या बनेगी? n+1 C1, 1 की पावर समथिंग 1 ही बनेगा, 1 वाली टर्म पूरे बाइनोमियल में नहीं लिखेंगे हम। ठीक है, 8 की पावर लिखते हैं अभी कि 8 की पावर क्या आएगी, तो 8 की पावर 1 आ जाएगी। यहाँ पे जो आर आता है वो यहीं पे आता है। ठीक है, प्लस नेक्स्ट टर्म क्या बनेगी? n+1 C2 8 का स्क्वायर। नेक्स्ट टर्म क्या बनेगी? n+1 C3 8 की पावर 8 का क्यूब
प्लस नेक्स्ट टर्म क्या बनेगी n+1 C4 8 की पावर 4 प्लस ऑन, ऐसे चलता जाएगा। ओके, तो अब देखो n+1 C0 NC0 बन गया, ये क्या बनेगा 1, और NC1 क्या बनता है n बनता है इंटू 8। ओके, और ये क्या बन गया NC1 C2, तो ये क्या बन गया, इसको मैं ऐसे लिख देता हूँ, लेकिन यहाँ क्या बन गया 8 का स्क्वायर क्या बन गया 64 n+1 C2, इसको सॉल्व ही नहीं करते हैं। नेक्स्ट वाला क्या बन गया 8 का क्यूब बन गया, तो क्या बन जाएगा 64 इंटू 8, और यहाँ क्या आ जाएगा n+1 C3। नेक्स्ट वाला क्या बन जाएगा 64 इंटू 64 लिख सकते हैं n+1 C4 प्लस ऑन, ऐसा लिख सकते हैं। सिंपल है कि इसके अंदर क्या लगाया है बायनोमियल एक्सपेंशन लगाया है, इसके अंदर बायनोमियल थ्योरम लगाई है। अब इसको देखो ये क्या बन गया 1 प्लस, इसको मल्टीप्लाई कर दो, ये क्या बन जाएगा 8n+8 प्लस, इसके अंदर जब देखेंगे हम कि 64, यहाँ भी 64, यहाँ भी 64, नेक्स्ट अभी टर्म के अंदर क्या आएगा 64 आएगा, इसी 64 कॉमन ले लूँ मैं, और यहाँ क्या बन गया n+1 C2 प्लस 8 n+1 C3 प्लस ऑन, लिख सकते हैं ऐसा। अब यहाँ से इसको सोल्व करके लिखते हैं, थोड़ा ऊपर लिख देते हैं, इसको सोल्व करके लिखते हैं, तो क्या बन जाएगा 8n+9 बन गया, यहाँ से 1 + 8 9 बन गया, प्लस 64 इंटू समथिंग, तो मैं इसको m मान लूँ, m मान सकता हूँ 64 इंटू m, वेयर m इज इक्वल टू n+1 C2 प्लस 8 n+1 C3, और इसका पूरा आगे तक n+1 तक। ओके, फिर यहाँ से देखो हमारा क्वेश्चन क्या था कि 9 की पावर n+1 ये था, इसी के लिए बोल रहे थे कि 1 + 8 करके, और इसके ऊपर बायनोमियल एक्सपेंशन लगा रहे थे। 9 की पावर n+1 इज इक्वल टू हमारा क्या आ गया 8n+9 प्लस 64 इंटू m, इसको इधर ले आओ क्वेश्चन के लिए, 9 की पावर n+1 माइनस 8n माइनस 9 इज इक्वल टू क्या आ गया 64 इंटू m। क्वेश्चन में क्या कहा गया है कि ये वाली जो टर्म है, ये वाली जो टर्म है ऑलवेज डिविजिबल बाय 64, ठीक है। यहाँ से क्या है 64 इंटू समथिंग कोई फैक्टर आएगा, ठीक है, तो वो हमेशा क्या होगा, जो भी आएगा वो 64 का मल्टीपल आएगा। ओके, तो ये वाली जो टर्म है वो हमेशा किससे डिविजिबल रहेगी 64 से रहेगी। आ गए समझ इतना। नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं हम, जर्नल टर्म से रिलेटेड क्वेश्चन है। ओके, जो क्वेश्चन एनसीईआरटी से नहीं है, बाहर से है, तो एक बार क्वेश्चन को अच्छे से नोट कर लेना। ओके, तो पहले क्वेश्चन लिख देते हैं, पहले हमारी जर्नल टर्म को लिख देते हैं हम, हमारी जर्नल टर्म क्या होती है ऊपर लिख देता हूँ मैं एक बार। TR+1 कौन सी टर्म है TR+1, NCR x की पावर n-r और y की पावर r। ओके, इसके लिए क्वेश्चन करते हैं अभी। ओके, ये हमारा क्वेश्चन है कि T4 ऑफ द एक्सपेंशन दे रखी है, क्या दे रखा है px प्लस x की पावर -1 की होल पावर m इज 2.5। T4 की वैल्यू दे रखी है हमारी 2.5 इस एक्सपेंशन के लिए, ठीक है। तो हमें क्या निकालना है, p और m निकालना है। तो सबसे पहले जो हमारा एक्सपेंशन है वो क्या है px प्लस x की पावर -1 है, तो इसको मैं ऐसे लिख सकता हूँ 1/x, ये हमारा एक्सपेंशन बन गया। अब इसके लिए क्या करो, जनरल टर्म लिख दो हमारी। ओके, हमारी जनरल टर्म क्या है TR+1, TR+1, R हमारी यहाँ से कौन सी टर्म हो गई, ये T4 हो गई, तो R की वैल्यू T4 पूछा है उसने, T4 की वैल्यू दे रखी है, तो R की वैल्यू कितनी हो गई 3 हो गई।
और जनरल टर्म हमारी क्या होती है एन सी आर, तो एन की वैल्यू क्या है एम सी और आर की वैल्यू कितनी है 3 और पी एक्स की वैल्यू पी एक्स की पावर कितनी आ जाएगी एम माइनस 3 और 1/x की वैल्यू कितनी आ जाएगी 3 आर आती है तो ये आ जाए। ओके, अब इसके लिए देखो इसकी वैल्यू दे रखी, पहले इसको थोड़ा और अच्छे से लिख सकते हैं MC3 और P को अलग लिख दूं मैं, P की पावर M-3 इंटू एक्स की पावर कितनी हो गई यहाँ से M-3 इंटू एक्स की पावर यहाँ और क्या लिख देता हूँ इसको 1/x को x की पावर -3। तो देखो x की पावर M-3 और x की पावर -3, तो x की पावर -6 लिख सकता हूँ, लिख सकते हैं। अब इसकी वैल्यू उसने कितनी दे रखी है 2.5। यहाँ से क्वेश्चन समझने के लिए है, यहाँ से कंसेप्ट लगेगा अच्छा, और इसी क्वेश्चन को अगर अच्छे से समझ ले तो आगे क्वेश्चन इजीली आ जाएंगे। ठीक है, क्वेश्चन में क्या दे रखा है T4 ऑफ द एक्सपेंशन px प्लस एक्स की पावर -1 की होल पावर m इज 2.5। अच्छा, यहाँ पे तो उसने x दे रखा है, लेकिन क्या जो टर्म का जो वैल्यू आएगी उसके अंदर कोई x है, मतलब वो क्या है इंडिपेंडेंट ऑफ x है, इंडिपेंडेंट ऑफ x है क्योंकि उसके अंदर x नहीं है। अब इंडिपेंडेंट ऑफ x कौन सी होती है, कोई एक देखो x प्लस 1/x का स्क्वायर अगर करते हैं तो ये क्या बनता है x स्क्वायर प्लस 1/x² प्लस 2 इंटू एक्स इंटू 1/x, एक्स से एक्स कैंसिल हो जाएगा। तो इसकी इंडिपेंडेंट ऑफ x कौन सी टर्म बनी, ये वाली टर्म बनी, क्योंकि यहाँ पे सिर्फ क्या आया सिर्फ 2 आया, तो इसके अंदर x है नहीं है। तो उसके अंदर भी क्या बोला है कि उसकी जो वैल्यू है उसके अंदर x नहीं है, x नहीं है, इसका मतलब सिर्फ इसकी वैल्यू कितनी है 2.5 है। अगर इसकी वैल्यू 2.5 है तो इसकी वैल्यू क्या हो जाएगी 1 बन जाएगी। आ गया क्वेश्चन समझ। दोबारा देखो, यहाँ से ये जो इसकी वैल्यू दे रखी है 2.5, ये इंडिपेंडेंट ऑफ x है, मतलब उसके अंदर x का कोई मैटर नहीं है। अगर x नहीं है तो इसका मतलब यहाँ से x की पावर 0 बननी चाहिए। क्यों बननी चाहिए, क्योंकि x की पावर 0 बनेगा तो वो 1 बन जाएगा, और 1 के कॉन्स्टेंट मल्टीप्लाई है, वहाँ से x खत्म हो जाएगा, इधर x रखा नहीं है हमने, तो यहाँ से x खत्म हो जाएगा, तो वैल्यू हमारी सही आ जाएगी 2.5। अगर इसको 0 बनना है या इसको 1 बनना है, x की पावर क्या बनना है 0 बनना है, तभी तो ये 1 बनेगा। किसी की भी पावर 0 क्या होता है 1 होता है। तो x की पावर क्या है M-6, इसको क्या बनना है 0 बनना है, तभी तो यहाँ पे 1 आएगा। तो इसको क्या कर दो m इज इक्वल टू कितना हो गया 6। अब m इज इक्वल टू 6 इसके अंदर पुट कर दो, m इज इक्वल टू इसके अंदर 6 इसके अंदर पुट कर दो। तो अगर m इज इक्वल टू 6 इसके अंदर पुट करते हैं तो ये क्या बन गया 6c3, p की पावर कितना हो गया 6 - 3 कितना हो गया 3। ठीक है, और ये कितना दे रखा है 2.5। इसको सोल्व कर लो, इसको सोल्व करेंगे तो 6 × 5 × 4 डिवाइडेड बाई 3 × 2 p³ इज इक्वल टू 2.5। ओके, तो ये p³ कितना बन गया, नीचे दिख रहा है, यहाँ पे लिख देता हूँ मैं, एक बार यहाँ से लिख देता हूँ, p³ इज इक्वल टू कितना बन गया 2.5 डिवाइडेड बाई 20। ठीक है, इसको सोल्व करते हैं तो ये क्या आ जाता है 1/8 आ जाता है। ओके, 1/8 किसकी वैल्यू है p³ की वैल्यू है, तो p की वैल्यू कितनी आ जाएगी, इसको ऐसे भी लिख सकता हूँ 1/2 का क्यूब या इसका होल क्यूब। तो p की वैल्यू कितनी आ गई 1/2 और m की वैल्यू कितनी आ गई थी 6। ये हमारा आंसर है। अगर ये क्वेश्चन समझ आ गया तो नेक्स्ट क्वेश्चन आपको इजीली समझ आ जाएंगे। इसमें सिर्फ क्या कंसेप्ट था कि उसकी वैल्यू कांस्टेंट दे रखी थी, कांस्टेंट दे रखी थी मतलब वो इंडिपेंडेंट ऑफ x थी, इंडिपेंडेंट ऑफ x थी मतलब वहाँ पे x की पावर 0 थी। ठीक है, क्योंकि नेक्स्ट आगे जो क्वेश्चन आएंगे वो ऐसे ही आएंगे कि विच टर्म इज इंडिपेंडेंट ऑफ x। ठीक है, आ गए समझ।
इन क्वेश्चन को अच्छे से कर लेना, नोट कर लेना, क्योंकि ऐसे क्वेश्चन जो कंपटीशन एग्जाम है उसके अंदर बहुत ज़्यादा पूछे जाते हैं, क्योंकि यहाँ पे इतनी कैलकुलेशन नहीं है, यहाँ पे सिर्फ कंसेप्ट के ऊपर बेस है ये क्वेश्चन। नेक्स्ट क्वेश्चन है, मैंने बताया था इंडिपेंडेंट के बारे में, तो नेक्स्ट क्वेश्चन है द टर्म इंडिपेंडेंट ऑफ x इन द एक्सपेंशन क्या है हमारा, √x/3 प्लस 3/2x² की पावर 10, इस पूरे की पावर कितना है 10, विल बी ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन है। ठीक है, इसके अंदर देखो मैंने बताया था इंडिपेंडेंट ऑफ x के क्वेश्चन आएंगे, तो इंडिपेंडेंट ऑफ x के में हमेशा हमें क्या ध्यान रखना है कि x की पावर वहाँ पे क्या बननी चाहिए, 0 बननी चाहिए। ठीक है, हमारे पास जनरल एक्सपेंशन दे रखा है, तो सबसे पहले क्या करते हैं, इसकी जर्नल टर्म लिख देते हैं। ओके, जर्नल टर्म लिखेंगे, n की वैल्यू कितनी है 10 है, लेकिन हमसे क्या पूछा गया है, टर्म पूछी गई है कि वो कौन सी टर्म आएगी। ठीक है, या फिर टर्म बतानी है हमें कि वो कौन सी टर्म है, हमें पता तो नहीं है कि वो कौन सी टर्म है, इसलिए हम क्या करते हैं उसके लिए जनरल टर्म लिख देते हैं। अब जनरल टर्म लिखने के लिए TR+1 = n की वैल्यू कितनी है 10CR, ओके, और x की पावर √x/3 की पावर कितनी बन जाएगी 10 - R इंटू 3/2x², इसकी पावर कितनी बन जाएगी R। ये हमारी जनरल टर्म हो गई। अब इसके लिए क्या करो, पहले x को साइड में कर लो, क्योंकि इंडिपेंडेंट ऑफ x निकालना है। इंडिपेंडेंट ऑफ x के लिए क्या करेंगे 10CR। इसके लिए पहले x को निकालना है, तो मैं इसको ऐसे लिख सकता हूँ x की पावर 10 - R/2 और 3 की पावर 10 - R/2 इंटू, ये इसकी पावर है और ये इसकी पावर है, इंटू 3 की पावर R और 3/2 की पावर R लिख देता हूँ, 3/2 की पावर R और x की पावर x² है, माइनस का हो जाएगा तो -2R। आ गया समझ। अब उनको अलग अलग कर देते हैं, 10CR कांस्टेंट को एक साइड लिख देते हैं। ठीक है, तो ये क्या बन गया, ऊपर क्या बन गया 3 की पावर R डिवाइडेड बाय, नीचे क्या बना 3 की पावर 10 - R/2 इंटू 2 की पावर R, और यहाँ से हमारा x की पावर 10 - R/2 और दूसरा क्या बना इंटू x की पावर -2R। अब आया समझ कुछ, क्या किया है हमने, x को इंडिपेंडेंट ऑफ x, सॉरी इस टर्म को क्या किया है इंडिपेंडेंट ऑफ x बनाने के लिए x को पहले हमने साइड में लिखा है। ठीक है, अब ये देखो इंडिपेंडेंट ऑफ x मतलब x की पावर यहाँ से क्या बन जानी चाहिए 0 बन जानी चाहिए। इट मीन्स 10 - R/2 - 2R = 0, यही बनना चाहिए। अगर ये 0 बन गया, ठीक है, अगर ये 0 बन गया है तो इंडिपेंडेंट ऑफ x बन जाएगा। अब यहाँ से सॉल्व कर लेते हैं, तो ये कितना आ जाएगा 10 - R - 4R = 0, तो R = कितना आ गया 2 आ गया। ओके, अब R = 2 इसके अंदर पुट कर दो, हमारी वो टर्म आ जाएगी। ठीक है, हमारी टर्म कौन सी आ गई, द टर्म इंडिपेंडेंट ऑफ x कौन सी है, R की वैल्यू जिसके अंदर 2 है, मतलब टर्म कौन सी हो गई वो R+1, मतलब 2 + 1 = 3। तो हमारी T3 यहाँ पे लिख देते हैं, टर्म कौन सी हो गई, इसको भी इरेज कर दो, T3। R की वैल्यू हमें क्या पुट करनी है 2 पुट करनी है,
इसके अंदर आर की वैल्यू 2 पुट कर दो, tan c 2 3 की पावर 2 डिवाइडेड बाय 3 की पावर 2 लिखेंगे, सॉरी आर की वैल्यू 2 लिखेंगे तो tan माइनस 2 8 8 डिवाइडेड बाई 2 4 3 की पावर 4 इंटू 2 की पावर 2। ओके, इसको सॉल्व कर लो। tan c2 की वैल्यू क्या आ जाएगी, 10 इंटू 9 डिवाइडेड बाई 2 इंटू 3 की पावर 2 डिवाइडेड बाई 3 की पावर 2 इंटू 3 की पावर 2 इंटू 2 की पावर 2 लिख देते हैं इसको। तो क्यों लिखा है ऐसा, क्योंकि 3 की पावर 2 यहाँ से कैंसिल हो जाएगी, यहाँ से ये कैंसिल हो जाएगा, यहाँ से ये 5 आ जाएगा, तो इसकी वैल्यू कितनी आ गई, ऊपर क्या बच गया 5, नीचे क्या बच गया ओनली 2 का स्क्वायर 4। ठीक है, तो हमारी टर्म पूछी गई थी कि टर्म की वैल्यू क्या आती है, तो 5/4 आएगी, और कौन सी टर्म है, तो टर्म नंबर 3 जहाँ पे आर की वैल्यू क्या है 2 है। ठीक है, ये भी इंडिपेंडेंट ऑफ एक्स का क्वेश्चन है। ओके, एक क्वेश्चन और करवा देते हैं इंडिपेंडेंट ऑफ एक्स के लिए ही। क्वेश्चन क्या है हमारा, सॉरी इंडिपेंडेंट ऑफ एक्स का नहीं, वो कोफिशिएंट पूछा गया है उसके अंदर। ठीक है, तो कोफिशिएंट भी हमारे जैसे बताया था कि tan c2 लिखा था यहाँ पे इंटू 3 की पावर 2 लगा लो और 3 की पावर 4 इंटू एक्स की पावर 4 लगा लो, ये चलो ये कोई हमारा वैल्यू आता है। तो ये तो हमारा क्या है, बाइनोमियल कोफिशिएंट है। ठीक है, क्या है ये, बाइनोमियल कोफिशिएंट। और इस पूरे की वैल्यू क्या है, ये सिर्फ क्या था, बाइनोमियल कोफिशिएंट। ठीक है, और इस पूरे की वैल्यू क्या आती है, कोफिशिएंट। ठीक है, आ गया समझ, किस क्या, x की पावर 4 का अगर बाइनोमियल कोफिशिएंट पूछा जाए तो क्या आएगा tan c2, और अगर x की पावर 4 का कोफिशिएंट पूछा जाए तो ये पूरा मल्टीप्लाई होके आएगा। इसको सोल्व करके लिखेंगे। तो क्वेश्चन में क्या पूछा गया है, द कोफिशिएंट, कोफिशिएंट पूछा गया है, किसका पूछा गया है, द कोफिशिएंट ऑफ x की पावर -7, द कोफिशिएंट ऑफ x की पावर -7 इन द एक्सपेंशन ऑफ, एक्सपेंशन क्या दे रखा है, इन द एक्सपेंशन ऑफ, यहाँ पे एक्सपेंशन लिख देते हैं। ठीक है, ax माइनस 1/bx² 1/bx² होल पावर 11। क्वेश्चन समझ आया क्या पूछा गया है, इसके अंदर कोफिशिएंट पूछा गया है ना कि बाइनोमियल कोफिशिएंट। तो इस चीज़ का ध्यान रखना है हमें कि क्या पूछा गया है, कोफिशिएंट पूछा गया है। ठीक है, इसका मतलब यहाँ पे n की वैल्यू दे रखी है 11। क्या हमें यहाँ पे टर्म का पता है कि ये कौन सी टर्म आएगी, नहीं पता है, तो उसके लिए हम क्या करेंगे, फिर से हमारा जनरल टर्म के ऊपर आएंगे। इसके लिए इस एक्सपेंशन के लिए क्या लिखेंगे, हम जनरल टर्म लिखेंगे। तो इसके लिए TR+1। ठीक है, n की वैल्यू दे रखी है 11 c, r की वैल्यु हमें नहीं पता है क्या है r, और x के लिए क्या लिखेंगे यहाँ पे, ax की पावर 11 माइनस r इंटू -1/bx²। तो इसको मैंने बताया था अगर माइनस आता है यहाँ पे तो क्या लिखते हैं, इसको माइनस को पूरा लेके चलो। ठीक है, -1/bx² और इस होल की पावर क्या आएगी r। ठीक है, लेकिन हमारा क्वेश्चन क्या है कि हमसे क्या पूछा है, यहाँ पे क्या आनी चाहिए, x की पावर -7 आनी चाहिए। ठीक है, तो पहले जैसे लास्ट क्वेश्चन में क्या था, x को अलग कर लेते हैं। x को अलग करेंगे तो ये 11cr, a की पावर 11 माइनस r, और x की पावर 11 माइनस r माइनस 1/b इसकी पावर r, और यहाँ से x की पावर -2r लिख दूँ मैं, क्योंकि डिनोमिनेटर में है तो माइनस हो जाएगा, स्क्वायर है तो 2 लग जाएगा, और बाहर पावर r है तो r हो जाएगा। ठीक है, अब इसको 11cr, a की पावर 11 माइनस r और -1/b की पावर r, और अब x का लिखो, x की पावर क्या हो गई
11 माइनस आर प्लस माइनस 2r, तो ये क्या बन गया 11 माइनस 3r। ठीक है, क्या बन गया 11 माइनस 3r। इसमें लेकिन हमारा 11 माइनस 3r क्या बनना चाहिए, 11 माइनस 3r क्या बनना चाहिए, ये देखो हमारी तो जो जनरल टर्म है उसके अंदर, या फिर हमारी जो टर्म निकालेंगे हम उसके अंदर x की पावर हमें क्या चाहिए -7 चाहिए, और ये हमारा कोफिशिएंट बन जाएगा, बाइनोमियल कोफिशिएंट ये बन गया, ये कोफिशिएंट बन गया। लेकिन हमारा यहाँ पे प्रॉब्लम है कि हमें x की पावर क्या चाहिए -7 चाहिए। तो अब अगर इसको 11 माइनस 3r को 11 माइनस 3r को अगर मैं -7 बना दूँ तो यहाँ से r की वैल्यू निकल जाएगी। चलो निकालो, तो ये कितना आ गया 3r इज इक्वल टू 18 और r इज इक्वल टू कितना आ गया 6। अब r की वैल्यू 6 इसके अंदर पुट कर देते हैं, r की वैल्यू 6 इसके अंदर पुट कर देते हैं। r की वैल्यू 6 इसके अंदर पुट करेंगे तो क्या बन जाएगा, हमें क्या अब सिर्फ हमें क्या चाहिए कोफिशिएंट चाहिए। ठीक है, हमें x से कोई मतलब नहीं है क्योंकि x की पावर -7 तो पहले दे रखा है। तो कोफिशिएंट क्या बन जाएगा 11c6 और a की पावर 11 माइनस r 11 माइनस 6 5 आ जाएगा, माइनस 1/b की पावर 6। इसको सोल्व करेंगे तो क्या बन जाएगा, इसकी वैल्यू 11c6 की वैल्यू मैं लिख देता हूँ क्या होती है 462। ठीक है, क्योंकि ये ऑप्शन वाला क्वेश्चन था, मैंने ऑप्शन लिखे नहीं, तो सभी ऑप्शन के अंदर ये दे रखा था 462 462 462। सिर्फ डिफरेंस था तो इसके अंदर था, कहीं पे a की पावर ऊपर 6 लिखा हुआ था, नीचे b की पावर कहीं पे 5 लिखा हुआ था, कहीं पे माइनस का था। ठीक है, 4 ऑप्शन थे। तो देखो a की पावर 5 माइनस तो ख़त्म हो जाएगा क्योंकि पावर 6 है, डिवाइडेड बाई b की पावर 6। ये हमारा हो गया क्वेश्चन। ठीक है, तो ये कोफिशिएंट ऑफ x की पावर 7, या फिर हमने जो क्वेश्चन किए हैं वो इंडिपेंडेंट ऑफ x, इंडिपेंडेंट ऑफ x में x की पावर क्या बन जाती है 0 बन जाती है। अगर कोई और पूछता है x की पावर 11 बताओ तो यहाँ इसको किसके इक्वल पुट कर दो, x की पावर 11 माइनस 3r को 11 के इक्वल पुट कर देते हैं, या 21 जो भी पूछे उससे हम उसको कंपेयर कर लेंगे। ठीक है, यहाँ पे चाहे कितनी भी पावर हो उसके साथ कंपेयर कर लो। सबसे पहले क्या करना है, उसकी जनरल टर्म लिखनी है और फिर उसको x को अलग लिखना है और उसका कोफिशिएंट को अलग लिखना है। ठीक है, क्योंकि इस क्वेश्चन के अंदर मेन क्या होता है x का गेम होता है। ठीक है, कि x की पावर कितनी है, वहीं से क्वेश्चन, वहीं से r की वैल्यू निकलती है और फिर क्वेश्चन सोल्व होता है। ठीक है, नेक्स्ट क्लास में हम और क्वेश्चन करेंगे। ठीक है, जनरल टर्म से रिलेटेड 1-2 क्वेश्चन अगर कहीं से अच्छे क्वेश्चन मिल जाते हैं तो वो करेंगे। ठीक है, फिर भी अगर कोई प्रॉब्लम आती है, कंसेप्ट समझने में नहीं आया या सर जनरल टर्म का बारे में नहीं समझ आया, ठीक है, तो एक बार क्या करो, जो लास्ट वाला लेक्चर हो उसको थोड़ा सा फास्ट फॉरवर्ड करके देख लो। ठीक है, वहाँ से समझ आ जाएगा। और जो क्वेश्चन है, क्वेश्चन मैक्सिमम लगाओ, जितने क्वेश्चन हो सकते हैं आप उतने क्वेश्चन ट्राई करो, और जो क्वेश्चन नहीं आता है वो आप मेरे पास भेजो उसको किसी भी तरीके से। ठीक है, आ गए समझ इतना? ओके, मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में।